हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप जीएस की कई सारे पहलुओं को जान रहे हैं। आज की कड़ी में हम अभी हाल ही में पेश किए गए बजट की बात करेंगे। बजट 2021-22। देखिए, बजट जब पेश होता है तो आए दिन बजट से पहले और बजट के बाद पक्ष और विपक्ष से कई सारी बातें आती हैं। एक बात हमेशा सुनने को मिलती होंगी, जो पक्षी सरकार होती है, सरकार के पक्ष के लोग होते हैं, वे हमेशा हर वर्ष एक ही बात बोलेंगे। अब पिछले 30-31 साल से देख ले, यह बजट अभी तक का सबसे अभूतपूर्व बजट है। वहीं विपक्ष की तरफ से क्या बयान आएगा कि इस बजट ने आम आदमी, गरीब किसान को निराश किया। ये रटी रटाई लाइनें हैं। ठीक है, हमेशा से ही होता है, चाहे पक्ष में बीजेपी हो, एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों का ही है। कुछ विशेषज्ञ भी इस कड़ी में आते हैं। कुछ विशेषज्ञ पहले कहेंगे कि हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ ऐसा बजट आएगा, बाद में वैसा ही बजट आएगा, फिर भी वो कहेंगे कि हमने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा बजट कुछ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं कैसा रहा इस साल का बजट। बहुत अभूतपूर्व वैसे अगर माना जाए तो भूतपूर्व तो कहा ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिछला साल ऐसा बीता है दुनिया भर के लिए, तो भारत के लिए भी कठिन। एक समय ऐसा आया कि हम -23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट में पहुंच चुके थे, यानी इतना ज्यादा गर्त देख चुके थे। ऐसे में उस अर्थव्यवस्था को जो एकदम गर्त में चली गई थी, उसे रिकवरी यानी आर्थिक रिकवरी प्रदान करने के उद्देश्य से ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। चलिए बात करते हैं बजट की। तो बजट, इस साल की बजट को जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बजट का इतिहास क्या है। ठीक है, देखिए बात करें बजट की तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 112 में, कौन से अनुच्छेद में? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। इसका है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, यानी एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार द्वारा खर्च की गई और आय के रूप में जो भी ब्यौरा है, जो भी राशि है, उसी का ब्यौरा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। इसमें हम अनुमान भी लगाते हैं कि अगले साल में हमारी कितनी अनुमानित प्राप्ति होगी, तो कितना अनुमानित हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। ठीक है, इसका पूरा विवरण ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। भारत की बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1860 को, ठीक, वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, वित्त सदस्य कौन? ठीक, जेम्स विल्सन ने कब? 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, 1924 से एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आम बजट और रियल बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। आम बजट और रियल बजट क्या हो गया? अलग। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट पर? एक वर्थ समिति के रिपोर्ट पर। ठीक, रिपोर्ट पर इसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, और एक चीज और भी रही कि 1924 से 1999 तक हमेशा बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। कब होता था? शाम को 5 बजे। ठीक है, लेकिन वर्ष 2000 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे क्या किया था? पेश किया। तब से यह कब पेश किया जाता है? सुबह के 11 बजे क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। ठीक है, अब हमेशा बजट कब पेश होता है? सुबह के 11 बजे पेश होता है। ठीक है, थोड़ी सी और बात करें। ठीक, तो आजाद भारत का पहला बजट, ठीक, 1947 में आजाद भारत का पहला बजट, ठीक है, R.K. षणमुगम सेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, वही गणतंत्र भारत का, ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का, आजाद भारत का R.K. षणमुगम सेट्टी ने, ठीक है, 1947 में, जबकि 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है,
ये क्या हो गया? गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। क्लियर? ठीक, अब तक सर्वाधिक 10 बार, अब तक, ठीक है, सर्वाधिक कितनी बार? 10 बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। मोरारजी देसाई ने, ठीक है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेहरू की सरकार में भी काम किया, शास्त्री की सरकार में भी काम किया, इंदिरा की सरकार में भी काम किया, और बाद में खुद भी क्या बने? प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई। ठीक, बात करें अभी तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसने पढ़ा था? तो पिछले साल 2020-21 का, ठीक है, जो बजट था जिसे निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, ठीक है, अब तक के कुल बजट का सबसे लंबा बजटीय भाषण है। ठीक है, कब का? 2020-21 का बजट भाषण अब तक का सबसे लंबा। ठीक, पहले बजट हमेशा फरवरी माह के अंतिम दिन होता था, लेकिन 2017 से इसे फरवरी माह के प्रथम दिन होने लगा, यानी 1 फरवरी को होने लगा है। अब कब बजट पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। ठीक है, तो इस साल 1 फरवरी 1921 को, सॉरी 1 फरवरी 2021 को इस साल का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। ठीक है, दूसरी महिला हैं आज तक के इतिहास में जिन्होंने बजट पेश किया है। पहली इंदिरा गांधी थी, जब वो प्रधानमंत्री रहते हुए 1970 में उन्होंने बजट को क्या किया था? पेश किया था। अब बात करें इस साल का बजट की, तो इस साल का जो बजट है उसका मुख्य लक्ष्य है आर्थिक रिकवरी को प्राप्त करना। ठीक है, आर्थिक रिकवरी को प्राप्त करना। अब आर्थिक रिकवरी को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना होगा। अब दूसरी बात रही कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, ठीक है, 6 स्तंभों, यानी उन्होंने 6 पिलर्स की बात की। स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव पूंजी की मजबूत यानी पैसा कहां से आएगा, ठीक है, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, सुनी सुनाई बातें हर बार आप सुनते हैं, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो इन 6 पिलरों के सहारे इस भारत की अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक बूस्ट देने का प्रयास किया गया है। चलिए देखते हैं क्या प्रमुख बातें रही इस बजट की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एक स्वास्थ्य और कल्याण की। ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण की क्या प्रमुख बातें रही? तो स्वास्थ्य और कल्याण के तहत सबसे प्रमुख चीज ये रही कि इस साल के बजट में 2,23,846 करोड़ रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय को मिले हैं स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, कितने? 2,23,846 करोड़ रुपए अभी तक का सर्वाधिक है। पिछले साल जो है लगभग 94,000 करोड़ का बजट था। ठीक है, कितने का था? स्वास्थ्य के लिए 94,000, यानी कितना बूस्ट किया है? 137% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों? आप जान ही रहे हैं, पिछला साल एक ऐसी महामारी के रूप में आया जिसने दुनिया भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां पर हर जगह हर स्तर पर ऐसी कमियां दिखी जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमजोरी को उजागर किया। ठीक है, तो इस कमजोरी से पार पाने के लिए इस साल के बजट में 2,23,846 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदान किए गए। वहीं इसके साथ साथ ही कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए किसके लिए? 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ठीक है, इतने पैसे अलॉट किए गए ताकि लोगों को कोरोना यानी कोविड-19 वैक्सीन लग सके। इससे पता चलता है कि हो सकता है सरकार के प्लान हो कि अधिकतर जनसंख्या को वे फ्री में कोविड-19 का टीका लगवा सके, कुछ मानकों को आधार बनाकर, जिसके आधार पर ये कुछ लोगों को या एक बड़े वर्ग को फ्री में टीका क्या हो जाएगा? लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बात करें तो एक नई चीज आई, पीएम आत्मनिर्भर। पीएम आत्मनिर्भर
स्वास्थ्य योजना। ठीक है, ये क्या है? ठीक, तो इसके तहत, ठीक है, जहां आपने देखा पिछले साल स्वास्थ्य विभाग की यानी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, क्योंकि हर स्तर पे हर सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी की समस्या दिख रही थी, तो इससे पार पाने के लिए सरकार ने इस बार एक नई चीज शुरू की, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर लोगों को टीका लगवाने से संबंधित अन्य छोटी मोटी सारी बीमारियां वहां क्या हो जाएंगी, ठीक की जा सकेंगी। ठीक है, यानी कि ब्लॉक स्तर से लगाए पीएससी सीएससी जैसी व्यवस्थाओं पे ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी के साथ टीके की भी क्या रहेगी, व्यवस्था प्रदान की जाएगी। ठीक है, और क्या रहा स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए और रहा मिशन पोषण 2.0। पोषण पहले भी चल रहा था, उसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया है, मिशन पोषण 2.0। ठीक है, तो ये सारी प्रमुख बातें किससे जुड़ी रही? स्वास्थ्य और एक कल्याण से जुड़ी रही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है, बुनियादी ढांचा। ठीक, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। ठीक, तो इसके तहत एक चीज आई, ठीक है, PLI। ठीक है, क्या है? PLI। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, योजना, यानी कि इस बार जो है प्रोडक्शन पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी कि जो फायदा मिलेगा वो किस स्तर से मिलेगा? प्रोडक्शन, जैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी अनुसार क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है सड़क निर्माण विभाग को, यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 करोड़ रुपए, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क निर्माण के लिए, किसके लिए? सड़क के लिए। कितना? 1,18,101 करोड़ रुपए। इसके अलावा बैंकों को मजबूती देने के लिए, यानी कि उनको पुनर्पूंजीकरण के लिए, ठीक है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए दिए गए। 20,000 करोड़ रुपए किसके लिए? 20,000 करोड़ रुपए बैंकों को मजबूती, बैंकों को मजबूती के लिए कितना पैसा दिया गया? 20,000 करोड़ रुपए दिया गया। ठीक है, इसी तरह से ठीक रेलवे सिस्टम को 2030 तक अपडेट करने के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या लक्ष्य है कि 2030 तक रेलवे सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। रेलवे सिस्टम अपडेट। ठीक, तो ये बात किसकी हो गई? बुनियादी ढांचा की बात हो गई। बुनियादी ढांचा की बात किसका नंबर आता है? आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। अब देखिए, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास के तहत देखें तो इसका मुख्य लक्ष्य रहा ग्रामीण भारत का विकास, जिसके तहत पशुपालन, डेयरी पालन और मछली पालन के लिए क्रेडिट फ्लो को और बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, डेयरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, प्रमुख बात यह रही कि जहां इस समय देश भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो कि किससे जुड़े हैं? ताकि एपीएमसी मंडी समितियों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पे हैं। तो सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमने मंडी समितियों को कमजोर ना करके उन्हें और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से वो ई-नैम को बढ़ावा दे रहे हैं। ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नैम को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ एपीएमसी को भी क्या कर रहे हैं? बढ़ावा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, एपीएमसी को भी क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त सरकार का एक पुरानी योजना, उसको फिर से महत्व दिया गया, किसको? जल जीवन मिशन। ठीक, बहुत जरूरी भी है, अगले चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा भी रहेगा। सरकार की उपलब्धि गिनाएगी अपनी जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना, हर घर जल नल योजना जो चल रही थी, जल जीवन मिशन, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगला नेशनल ग्रीन एनर्जी के तहत नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, यानी ग्रीन एनर्जी को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें रही समावेशी विकास के तहत। ठीक है, तो मानव पूंजी को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है मानव पूंजी की मजबूती के लिए। ठीक है, 15,000
सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी स्कूलों को एनईपी के तहत बढ़ावा। ठीक है, एक और बढ़िया कदम उठाया, ये भी बहुत अच्छा कदम है, स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देगा। दूसरा बढ़िया कदम क्या है, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तीसरी बात क्या है, 758 एकलव्य, ठीक है, अब जब पिछली बार ही आ चुका है, पहले भी एकलव्य आवासीय मॉडल, ठीक है, ट्राइबल्स बच्चों के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए। 758 एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, चौथी बात क्या है, देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी इस बार इसमें आ रहा है राज्यों के साथ। ठीक, 100 नए सैनिक स्कूल। ठीक, इसकी बात हो गई। ठीक है, ये बात हो गई मानव पूंजी की मजबूती की। ठीक है, नवाचार अनुसंधान एवं विकास में पहले से चल रहा गगनयान मिशन को और मजबूती दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली डिजिटल जनगणना होगी इस बार। आज तक के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना होगा। ठीक है, नवाचार अनुसंधान एवं विकास में। ठीक, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के तहत जो ट्रिब्यूनल्स गठित हैं उनमें और ज्यादा सुधार किए जाएंगे। जो ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरण जो बने हुए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, उनमें और ज्यादा क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त, ये तो प्रमुख बातें हो गई 6 स्तंभों में। अब जानते हैं कि इसके अतिरिक्त और क्या है। ठीक है, अब देखिए 4 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। अब चुनाव आया है तो सरकार इस बजट का क्या ले रही है, फायदा ले रही है। तो 4 राज्यों में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है केरल और चौथा है तमिलनाडु। ठीक है, जहां केरल और तमिलनाडु में मेट्रो का काम भी। चुनाव होने वाले हैं तो दिख रहा है इनको अलग से ठीक सुविधाएं दी जा रही हैं इन राज्यों को, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, और प्रमुख बात क्या रही, और प्रमुख बात ये रही, ठीक, एक नई चीज आई है, कृषि के लिए सेस यानी कि कृषि अवसंरचना और विकास उपकर। ठीक है, कृषि विकास के लिए उपकर, कृषि विकास के लिए उपकर। ये क्या कह रहा है, ठीक है, उपकर, सेस। ठीक है, अब इसके तहत सेस जो है 2.5% से 100% तक, ठीक है, किसी प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा, जिसका फायदा किसको मिलेगा, कृषि को मिलेगा। ठीक है, अब यही बात एक बार बार सवाल खड़ा कर रही है कि जो सेस लगाया गया है, ठीक है, वो पेट्रोल पर 2.5% यानी कि ₹2.5 मूल्य बढ़ जाएगा, डीजल पर 4%, ठीक है, और शराब पर 100%। ठीक है, अब ये जो सेस लग रहा है, सरकार ने यह बात स्पष्ट किया कि ये लग रहा जो सेस लगाया जा रहा है इस पर, इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इसी बात पर एक चुटकी लेते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है कि राम की भारत में पेट्रोल 93 रुपया। ठीक है, कितना रुपया, 93 रुपया। ठीक है, तो सीता के नेपाल में 53 रुपया। ठीक है, तो रावण के लंका में 51 रुपया। ठीक है, ये बात किसने कही है, सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के ही नेता हैं। ठीक है, कौन, सुब्रमण्यम स्वामी का एक कटाक्ष है इस बढ़ते हुए सेस पर। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका ग्राहकों पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके लिए हम एक्साइज ड्यूटी को क्या करेंगे, घटाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि भाई एक्साइज ड्यूटी तो पहले भी लग रही थी, तो पहले क्यों नहीं कर रहा। तो पहले घटाने में ये था कि पिछले साल आय ही कहां हुई, किससे आय हुई, और ऐसे काल में भी पेट्रोल, डीजल यानी कच्चा तेल या ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी बिक्री हुई और जिनसे सरकार को क्या हुई है, आय, बाकी अन्य पदार्थों से नहीं हुई है। इसीलिए सेस किस पर लगाया गया, पेट्रोल, डीजल और शराब पर लगाया गया। ठीक है, अगली प्रमुख बात क्या रही, अगली प्रमुख बात यह रही कि
कि सोने के आयात कर को 12.5% से घटाकर, ठीक है, किसके, सोने के आयात कर को, किसको, आयात कर को, एक 12.5% से घटाकर कितना कर दिया, 7.5%। यानी कि सोने की कीमतों में क्या आएगी, कमी आएगी, कीमतों में कमी हो जाएगी। ठीक, कीमतों में क्या होगी, कमी होगी। अगली प्रमुख बात क्या रही, अगली प्रमुख सोने से ही जुड़ा ये है कि सोने का, ठीक है, जो गोल्ड एक्सचेंज है, क्या, गोल्ड एक्सचेंज अभी तक सिर्फ बॉन्ड रूप में होता था, अब वह फिजिकल रूप में भी होगा। और इसका नियंत्रण कौन करेगा, सेबी करेगी। सेबी जो कि शेयर मार्केट का नियंत्रण करती है, अब वो गोल्ड एक्सचेंज, फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज, बॉन्ड वाली बात नहीं हो रही है, फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज का भी क्या करेगा, नियंत्रण कौन करेगा, सेबी करेगा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, प्रमुख बात यह भी रही कि इस साल के बजट में, बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट की घोषणा ही नहीं की। हालांकि जो पीडीएफ आया उसमें तो था ही। क्यों ऐसा नहीं किया कि एक तरह पिछले साल चीन और पाकिस्तान से इतना ज्यादा तनाव रहा, उसके बावजूद भी मात्र लगभग 4,500 करोड़ रुपए की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इस साल का रक्षा बजट, ठीक है, 4,78,195 करोड़, जो पिछले साल से लगभग 5,500 करोड़ रुपए ही क्या है, ज्यादा। यानी पिछले साल लगभग 4,71,378 करोड़ रुपया था। इसी वजह से उन्होंने भाषण में इसे नहीं लिया। लेकिन हालांकि पीडीएफ जो आया, जो कागज, जो ब्यौरा आया, जो प्रेस के हाथ लगा, उसमें इसका पूरा विवरण था। यानी अगर ओवरऑल देखें तो बजट ने काफी कुछ दिया, ऐसी परिस्थितियों में भी दिया जब पिछले साल सरकार को ज्यादा आय नहीं हुई है। सरकार के लिए चुनौतियां भी हैं कि जहां 2020-21 में राजकोषीय घाटा 9.5% रहा, वहीं इस साल का यानी कि 2021-22 के लिए इन्होंने अनुमान कितना लगाया है, 6.8% लगाया है। कितना लगाया है, 6.8% अनुमानित किया हुआ है। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हालांकि ये उम्मीद कर सकते हैं कि यह बजट लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे नकारात्मक बनाती हैं, लेकिन सरकार की उम्मीद, हम सरकार पर एक भरोसा कर सकते हैं कि सरकार आगे चलेकर और अच्छा काम करेगी। ठीक है, जैसे कुछ नाउम्मीदी वाली बात रही कि रणनीतिक विनिवेश, कुछ सरकारी कंपनियों से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, 2 सरकारी बैंकों से भी अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। नाम नहीं दिया है अभी उन्होंने कि कहां से बेचेंगे, किसको बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे जरूर। ठीक है, तो कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जो इस बजट को विवादित बनाते हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ इस बजट की ओर हम देखते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में भारत की बेहतरी के लिए, आर्थिक रिकवरी के लिए यह बजट एक उम्मीद भरा हो, वो भी ऐसे समय में जो पिछला 1 साल, ठीक, अर्थव्यवस्था को निचले स्तर पर ले गए, -23.9 तक पहुंच चुके थे। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वहां से उबरना एक बहुत बड़ा चुनौती है। ठीक है, अब उस चुनौती को पार पाने में यह बजट कितना लाभदायी होता है, कितना कारक उत्तरदायी होता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का बजट सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।